नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल दशहरे का दिन था और दशहरे की शाम को दशानन को जलाया जाता है, रावण को। कहानी बड़ी लंबी है और सबको मालूम है। हम लोग बचपन से दशहरे का पर्व क्यों मनाया जाता है उस पर निबंध लिखते आ रहे हैं स्कूल से, तो मैं उसमें आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। कल बारिश कई जगह इतनी हुई कि नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी दिल्ली में रावण जला ही नहीं सके। पता नहीं रावण के ऐसे कौन से कर्म थे कि चुल्लू भर पानी में उसको गुजारा करना पड़ा। मैं अभी आते आते देख रहा था कि कल शाम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रावण दहन के कार्यक्रम में ये कहा कि इस बार रावण जल कर भी मर रहा है और डूब कर भी मर रहा है। ऐसा अच्छा सिलसिला है। एक तरह से मार के चैन न पड़े तो एक से ज़्यादा तरह से मारा जाए। लेकिन ये मौका भारत में एक और वजह से बहुत महत्वपूर्ण था। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल पूरे हुए। इस मौके पर एक सिक्का निकाला गया, एक डाक टिकट जारी की गई। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आरएसएस के योगदान के बारे में बहुत कुछ कहा। ये 100वें साल की बात थी। लेकिन उससे परे विजयादशमी का पर्व जो है आरएसएस मुख्यालय में हमेशा बड़े ज़ोर शोर से मनाया जाता है और आरएसएस के मुखिया जो रहते हैं वो इस मौके पर एक लंबी बात कहते हैं जिसको संघ की रीति नीति माना जाता है, संघ के मौजूदा सिद्धांत माना जाता है इस बरस के। उसमें थोड़े बहुत फेरबदल होते रहते हैं। बीच में मुझको मोहन भागवत का ही एक बयान याद है जिन्होंने कहा है कि उनके जो पुरखे थे संघ में, उन्होंने ही ये छूट दे के रखी थी कि समय के साथ साथ उन विचारों में अगर ज़रूरत है तो थोड़ा बदलाव लाया जाए। यही वजह है कि मोहन भागवत की कई बातें लोगों को अभी चौंकाती हैं, क्योंकि संघ वही है लेकिन समय के साथ साथ उसकी विचारधारा में थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। मैं इसको लेके तंज नहीं कसता कभी किसी के ऊपर। मुझको लगता है कि अगर वक्त को देखकर, किसी की हालात को देखकर ख्यालात बदलते हैं अगर किसी के, तो बुरी बात नहीं है। केवल पत्थर ही बिना बदले रह सकता है ज्यों का त्यों। इंसान जो सोचने समझने वाले हैं वो तो अपनी राय बदल सकते हैं। मैं खुद लगातार पिछले तकरीबन आधी सदी से पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो समय समय पे मेरी सोच में भी फर्क आता है कई चीज़ों को देखकर। फिलहाल मैं मेरे बारे में बात करने यहाँ नहीं हूँ। मैं मोहन भागवत ने कल जो, यही वजह है कि मोहन भागवत की कई बातें लोगों को अभी चौंकाती हैं, क्योंकि संघ वही है लेकिन समय के साथ साथ उसकी विचारधारा में थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। मैं इसको लेके तंज नहीं कसता कभी किसी के ऊपर। मुझको लगता है कि अगर वक्त को देखकर, किसी की हालात को देखकर ख्यालात बदलते हैं अगर किसी के, तो बुरी बात नहीं है। केवल पत्थर ही बिना बदले रह सकता है ज्यों का त्यों। इंसान जो सोचने समझने वाले हैं वो तो अपनी राय बदल सकते हैं। मैं खुद लगातार पिछले तकरीबन आधी सदी से पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो समय समय पे मेरी सोच में भी फर्क आता है कई चीज़ों को देखकर। फिलहाल मैं मेरे बारे में बात करने यहाँ नहीं हूँ। मैं मोहन भागवत ने कल जो कहा है नागपुर में दशहरे के मौके पर, मैं उनकी कुछ बातों को, उनका भाषण लंबा रहता है लेकिन मैं उनकी कुछ बातों को लेकर यहाँ बात करना चाहता हूँ और एक ख़ास घटना के सिलसिले में ये बात कर रहा हूँ। एक दूसरे देश में, मोरक्को में जो कल जो हुआ है उसको लेकर बात करना चाहता हूँ। लेकिन पहले मैं मोहन भागवत के कहे हुए का जिक्र करता हूँ। उन्होंने पड़ोसी देशों का जिक्र करते हुए नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों की तरफ इशारा किया और कहा कि हाल के वर्षों में आर्थिक संकट, बेरोजगारी और जन असंतोष बढ़ा है। भारत को इनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में भी असमानता और बेरोजगारी बढ़ रही है। यह राष्ट्रीय एकता और सामाजिक स्थिरता के लिए एक खतरा हो सकती है।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकारी और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार और लापरवाही जारी रही तो वही हालत भारत में भी पैदा हो सकते हैं जो पड़ोस में दिख रहे हैं। उन्होंने नौजवानों का जिक्र करते हुए कहा कि बेरोजगारी और अवसरों की कमी उन्हें निराशा और असंतोष की ओर ले जाती है। यह स्थिति किसी भी देश में उथल पुथल ला सकती है। उन्होंने कहा, सिर्फ जीडीपी या अमीर तबकों की समृद्धि से काम नहीं चलेगा। समाज के हर वर्ग तक अवसर और संसाधन पहुंचना चाहिए। उन्होंने आर्थिक असमानता और बेरोजगारी को भी भारत के लिए खतरा बताया है और पड़ोस के देशों की हालत याद दिलाई है। मोहन भागवत का एक और बयान मुझको अभी कुछ हफ्ते पहले का ही याद पड़ रहा है, जिसमें उन्होंने आर्थिक असमानता का एक जिक्र किया था, बड़े खुलासे से किया था। शायद पुणे का कोई पब्लिक फंक्शन था, सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि जो जैन जी का जो जन असंतोष जो है, उनके शब्द मुझको ठीक से याद नहीं है लेकिन मोटे तौर पर, कि जो जन असंतोष जो है उसको भारत में और दूसरे देशों में भी कुछ एक ताकतें इसको भड़का सकती हैं, ये उन्होंने कहा। मोहन भागवत की ये तमाम बातें जो हैं बहुत ध्यान से सुनने लायक हैं। जितना मेरे लिए सुनने लायक हैं, इससे ज़्यादा वैचारिक रूप से उनके जो करीब है भाजपा, उसकी सरकारें जहाँ भी चल रही हैं, पूरे देश में चल रही है मोदी की सरकार भाजपा की, और शायद 12-15 प्रदेशों में भाजपा की सरकार चल रही है, उनको सबको मोहन भागवत की बात को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उन्होंने भ्रष्टाचार और संसाधनों की बर्बादी की बात भी उठाई है। उन्होंने समाज में असमानता और अविश्वास की बात भी उठाई है। उन्होंने सरकार और आम नागरिक के बीच दूरी की बात भी उठाई है। नेपाल में क्या हुआ था, मैं भागवत जी की बात से थोड़ा सा परे जा रहा हूँ। नेपाल का पूरा आंदोलन जो सत्ता पलट हुई वो यही हुई कि सत्ता पे काबिज जो लोग बैठे थे, उनकी आल औलाद देश विदेश में चारों तरफ अंधाधुंध खर्च करती थी, उसके वीडियो बनाती थी, सोशल मीडिया पर डालती थी, और लोग परेशान थे, भ्रष्टाचार को देख रहे थे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, नौकरी के अवसर नहीं थे, और जो सत्तारूढ़ लोगों की जो आल औलाद थी वो अपनी फिजूल खर्ची की नुमाइश कर रही थी, रईसी की नुमाइश कर रही थी, काले धन की। ऐसा जब कभी जहाँ कहीं होता है तो नौजवान पीढ़ी जो बेरोजगार रहती है, जो पढ़ लिख चुकी है, काम ढूंढ रही है, काम मिल नहीं रहा है, उनको बेरोजगारी ज़्यादा खटकती है नौजवानों को। लोग ये भी कहते हैं कि बंगाल वगैरह के बारे में कि 25 साल की उम्र तक हर नौजवान कम्युनिस्ट रहते हैं, फिर धीरे धीरे धार कम होने लगती है, जैसे जैसे उम्र का रगड़ा खाते हैं वैसे वैसे। लेकिन मैं एक दूसरी घटना आपको बतलाना चाहता हूँ। मैं आपको नागपुर से थोड़ा दूर, करीब 8000 किलोमीटर दूर, एक अफ्रीकी देश मोरक्को ले चलता हूँ। मोरक्को में कल बड़ा हिंसक प्रदर्शन हुआ। वहाँ हजारों नौजवान, जिसमें बहुत सारे नाबालिग थे, ये सड़कों पर उतर आए और वो सरकार के एक फैसले का विरोध कर रहे थे। राजशाही है वहाँ पे मोरक्को में, नाम के लिए संसद है, लेकिन अधिकार सारे के सारे इस्लाम के नाम पर राज करने वाले राजा के हाथ में है, और जनता जो है प्रजा, राजा की प्रजा होती है। तो वो प्रजा इसका विरोध कर रही है कि आप वहाँ पे 2030 में फीफा करने वाले हो, फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है फीफा, आपको मालूम है, और उस पर 10 अरब डॉलर खर्च करने जा रही है मोरक्को की सरकार। अस्पतालों में मरीजों के लिए डॉक्टर नहीं है, इलाज का इंतजाम नहीं है, नौजवानों के पास में नौकरियां नहीं है, देश में सरकारी इंतजाम का बुरा हाल है, और सरकार फीफा को होस्ट करने के लिए 10 अरब डॉलर, ये इतना होता है, मैं तो इसका हिसाब नहीं लगा सकता रुपये में कितना होता है, लेकिन 10 अरब को आप करीब करीब 88-89 रुपए से गुणा कर दीजिए तो ये करीब करीब हो जाएगा 900 अरब रुपए
इतना खर्च करने जा रही है सरकार, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, महिलाएं मर रही है वहाँ पे। तो नौजवान वहाँ पे जेन जी जिसको कह रहे हैं अभी, ये जेन जी नौजवान वहाँ सड़कों पे आ गए सरकार के खिलाफ। गोली चलानी पड़ी सरकार को, 3 नौजवान मारे गए, तनाव बना हुआ है वहाँ पर। जब किसी देश में जागरूकता की चर्चा होती है, जन आक्रोश की चर्चा होती है, जन असंतोष की वजह से जो जन आंदोलन होते हैं उनकी चर्चा होती है, तो लोग उसको बगावत कहते हैं। उसी को देखने का दूसरा नज़रिया रहता है कि वहाँ क्रांति हो रही है, जन क्रांति हो रही है, राजा है वहाँ पे, राजशाही चल रही है, मनमानी चल रही है वहाँ पे। अस्पतालों में इंतजाम नहीं है दवाइयों का, डॉक्टरों का, मरीज मर रहे हैं वहाँ पे, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और आप वहाँ पे फीफा कर रहे हो, आप वहाँ पे अफ्रीका कप ऑफ नेशंस कर रहे हो, इनके लिए खर्चा कर रहे हो आप वहाँ पे। और 26 साल हो गए, राजा बना हुआ है वहाँ का, काबिज है वहाँ पे, 26 साल से वही आदमी काबिज है, राजशाही चल रही है। चेहरा देख देख कर लोग थक गए होंगे। सड़कों पे निकल आए हैं लोग, 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जेन जी का एक सिलसिला चल रहा है। बांग्लादेश में आपने देखा होगा, आपने नेपाल में देखा है, इसके अलावा भी फिलीपींस में अभी सितंबर के महीने में भ्रष्टाचार सरकार का जो चल रहा था उसके खिलाफ लोग उतर आए हैं। पेरू में अभी पिछले महीने पेंशन और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर नौजवान सड़कों पर थे। मेडागास्कर, आज सुबह ही मैं बीबीसी पर सुन रहा था कि मेडागास्कर की क्या स्थिति है, वहाँ आंदोलन चल रहा है मेडागास्कर में नौजवान लोगों का। इंडोनेशिया, सांसदों ने अपना वेतन बढ़ा दिया अंधाधुंध, देश की हालत अच्छी नहीं है, तो लोग सड़कों पे निकल आए हैं उसके खिलाफ। सांसदों के अपने वेतन बढ़ा देने के खिलाफ जन आक्रोश इतना हुआ कि लोग सड़कों पे निकल आए, खासकर जैन जी। इसके पास अब ज़्यादा सब्र नहीं है। जो पुराना हम लोगों की जो पीढ़ी थी, हम लोगों ने जब टेलीफोन पहली बार इस्तेमाल किया था, दूसरे शहर फ़ोन लगाना रहता था, फ़ोन उठाते थे, ऑपरेटर पूछता था हाँ बताइए, तो हम बताते थे चंडीगढ़ फलाने फलाने नंबर पे कॉल करना है, पीपी फलाना फलाना, यानी इस आदमी को बुला के बात करनी है। तो 2-4 घंटे में, 2-3 दिन में भी टेलीफोन लगता था, हमारे में सब्र उतना था। आज की जनरेशन जो है, ये जनरेशन अपने मोबाइल फ़ोन से तुरंत ही व्हाट्सएप कॉल लगाती है, पूरे दुनिया के गोले में कहीं भी जाके वो कॉल कनेक्ट हो जाती है। उसके पास अब हम लोगों की पीढ़ी का ट्रंक कॉल लगाने वाला सब्र नहीं है। वो सड़कों पर उतर आ रही है सब जगह पर। मैं मोहन भागवत की इन बातों का, जिन बातों को मैंने गिनाया है अभी, इन बातों का मैं बड़ा सम्मान कर रहा हूँ, उनकी बातों का, और मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, व्यंग में नहीं कह रहा हूँ मैं। मोहन भागवत ने 1-2 बातें और कही हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। मोहन भागवत ने नक्सल हिंसा के बारे में कहा कि इस आंदोलन को काफ़ी हद तक नियंत्रण में लाया गया है, लेकिन अब ये ज़रूरी है कि विकास, न्याय, संवेदनशीलता और सामंजस्य की नीति अपनाई जाए। खासकर इन इलाकों के बारे में उन्होंने कहा नक्सलवाद के लोकप्रिय होने के पीछे कारण थे शोषण, अन्याय, विकास की कमी, प्रशासन की संवेदनशीलता की कमी। आप बंदूक से नक्सलियों को मार सकते हैं, लेकिन उनकी जो सोच थी उसका खतरा अभी आखिरी नक्सली के मरने के साथ खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझको नहीं लगता है। अमित शाह यहाँ आ रहे हैं शायद आज शाम को छत्तीसगढ़, वो ज़्यादा इस बारे में बता पाएंगे। लेकिन मैं मोहन भागवत की कही हुई बात को दोहरा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, खासकर उन सरकारों को जो भागवत जी की विचारधारा पे चलती हैं। उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद के लोकप्रिय होने के पीछे कारण थे शोषण, अन्याय, विकास की कमी, प्रशासन की संवेदनशीलता की कमी। ये नक्सल इलाकों के बारे में उन्होंने कहा है। सरकार की संवेदनशीलता की कमी, जन आक्रोश, जन आंदोलन, जन असंतोष, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता,
इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। मेरा मानना है कि देश की सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है आर्थिक असमानता आप रातों रात दूर ना कर सकें, लेकिन अगर सरकार के मुखिया कसम खा लें कि उनकी सरकार संवेदनशील रहेगी। आपको ध्यान है, पहले एक नारा लगता था जगह जगह, ये सरकार गूंगी है, ये सरकार बहरी है, बहरी सरकार को सुनाने के लिए ये करो। आपको ध्यान है, पार्लियामेंट में भगत सिंह ने जब हथगोला फेंका था, ग्रेनेड फेंका था, उस धमाके के लिए उसका यही कहना था कि इस बहरी अंग्रेज सरकार को सुनाने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए उनको धमाका करना पड़ा। किसी को वहाँ मारना नहीं चाहते थे। सरकारों को कान खुले रखना चाहिए, आँख खुले रखना चाहिए। आज दिक्कत यह है कि सरकारें आँख कान बंद रखती हैं, मुंह खुले रखती हैं। जो उनको कहना रहता है वो कहती हैं। खतरा है इसमें। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में किसी भी तरह का कोई असंतोष हो, मैं उसके खिलाफ हूँ। जन आक्रोश असंतोष में बदलकर सड़कों पर हिंसा पर उतारू हो जाए, उसके पहले उसका हल निकालना चाहिए। लोकतंत्र यही कहता है, सभी पक्षों से बात करके उसका हल निकालना चाहिए। आज मोहन भागवत जी बार बार बोलते हैं और बहुत सारी संस्थाओं के आंकड़े भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अमीर जो हैं वो और अमीर हो गए पिछले 1 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में। और जो सबसे गरीब हैं वो गरीब के गरीब रह गए। वो 5 किलो अनाज पर हैं टिके हुए वो लोग। लेकिन मोरक्को की घटना को ध्यान से देखना चाहिए। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने किस्म की नौबत है वहाँ पर। वहाँ फीफा के लिए 10 अरब डॉलर वहाँ की सरकार खर्च कर रही है और देश के पास वहाँ पर इलाज का पैसा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। हमको ये देखना होगा। ये भागवत जी ने कहा है, बहुत सारे शब्दों में कहा है कि ये देखना पड़ेगा कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। मैं अभी उनके शब्द ज्यों के त्यों देख कर नहीं बोल रहा हूँ, किस चीज़ पर हो रहा है। अब मुझको आप बतलाइए। यूपी के बारे में मैं पढ़ता हूँ कि 3,000 या 30,000 स्कूलें बंद हो गई। और आपको ध्यान है ना कितने 100 करोड़ या कितने 1000 करोड़ कुंभ के लिए खर्च किया गया था। ध्यान है आपको? ध्यान है। उधर गुजरात में विकास के, मानव विकास के कई पैमाने ऐसे हैं जिसमें गुजरात केरल से बहुत पीछे है। बहुत लंबा बोलना पड़ेगा मुझको, बहुत पीछे है। केरल देश में अव्वल है मानव विकास के आंकड़ों में। मैं विचारधारा पे नहीं जा रहा हूँ अभी। देश के हर प्रदेश की जनता का हक है विकास पाना। अगर केरल मानव विकास के बहुत सारे पैमानों पर देश में सबसे ऊपर है और गुजरात में गंभीर समस्याएं चल रही है, ये मोदी शाह का अपना प्रदेश है, लंबे समय से, जाने कितने दशक हो गए वहाँ पे भाजपा की ही सरकार चल रही है। आज अगर वहाँ पर ये पैमानों पर कमज़ोर हैं, बच्चों की पढ़ाई कमज़ोर है वहाँ पे, और दूसरे पैमानों पर गुजरात कमज़ोर है, और वहाँ पर आप 3000 करोड़ या कितने से एक सरदार पटेल की स्टैचू बनाते हैं, जिसके बारे में कहा गया है शायद कि जो न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उससे दुगनी है या ऐसा कुछ था, मैं भूल रहा हूँ, ठीक से याद नहीं है। आप बनाते हैं, ये प्रतीक पर एक खर्च है। आप सरदार पटेल को बहुत महान स्थापित करना चाहते थे, बहुत अच्छी बात है, सरदार पटेल थे ही महान। आप इतनी बड़ी प्रतिमा वहां पर बना रहे हैं हजारों करोड़ लगाकर। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया था सरकार ने। समंदर के बीच में एक चबूतरा बनाकर उसमें शिवाजी की प्रतिमा बनाने के लिए शायद 3000 करोड़ या कितना लगाया जाएगा, ऐसा कुछ था। बच्चों की खराब हालत है। महाराष्ट्र के कई आदिवासी इलाकों में कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं। गुजरात में खराब हालत है बच्चों की। छत्तीसगढ़ में बच्चों की खराब हालत है। मैं आज ही देख रहा था, एक हेल्थ सर्वे आया है, 29% बच्चे जो हैं किशोरावस्था तक के, 29% बच्चे वो आयरन डेफिशिएंट हैं, आयरन की कमी है उनमें।
आयरन, लोगों को हैरानी होगी, बार बार छत्तीसगढ़ का नाम आता है। छत्तीसगढ़ के लोहे से इसरो का रॉकेट बना, या छत्तीसगढ़ के लोहे से कश्मीर में पुल बना, या छत्तीसगढ़ के लोहे से जाने क्या क्या टैंक बना, विक्रांत जहाज बना, जो भी हो, चारों तरफ छत्तीसगढ़ के लोहे की वाहवाही रहती है। यहाँ के बच्चे और किशोर किशोरियाँ, उनके बदन में लोहे की कमी है। मैं ये नहीं कहता कि लोहा कारखाने का लोहा बच्चों के पेट में डाला जा सकता है, लेकिन एक कितनी बड़ी विसंगति और विरोधाभास है कि पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के कई देशों में जो प्रदेश लोहा भेजता है, उस छत्तीसगढ़ के बच्चों के बदन में 29% बच्चों के बदन में लोहे की कमी है। अब आप यहाँ पे एक नई विधानसभा छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, जो कि शायद महीने भर के भीतर 1 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस रहेगा। उस दिन उस विधानसभा का उद्घाटन होगा, लोकार्पण होगा। मंत्रियों के बंगले बहुत बड़े बड़े बन गए हैं, अफसरों के बंगले बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है। जिस वक्त रमन सिंह की सरकार थी, भाजपा की ही थी सरकार, जिस वक्त ये फैसला लिया गया था कि इतनी बड़ी विधानसभा बनाई जाएगी, इतना बड़ा नया रायपुर बना था रमन सिंह की सरकार के समय, और मंत्रियों के बंगले इतने बड़े बड़े बनाए जाएंगे, उस वक्त भी मैंने बार बार इस बात को लिखा था। मेरा आज की सरकार से कोई विरोध नहीं है, आज की सरकार को तो विरासत में मिला है ये सब, इनको तो उसमें गृह प्रवेश करके जाना ही है भीतर। भूपेश की सरकार ने भी कोई काम नहीं रोका, पूरा धड़ल्ले से जारी रहा। हर सरकार को कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा लगता है, वो बरमूडा ट्रायंगल जैसा रहता है। तो मैं ये देखता हूँ कि ये प्रदेश जो है, यहाँ 30-40% तो कम से कम गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं, तरह तरह से कुपोषण के शिकार हैं। परिवार गरीब इतने हैं कि राज्य सरकार को हर महीने 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपया महीना देना पड़ रहा है, महतारी वंदन का। जो विकसित राज्य हैं वहाँ कोई वंदन ऐसा नहीं करना पड़ता। ये वंदन जो है बताता है कि गरीबी बहुत है, चुनाव जीतने से परे भी। तो मैं ये सोचता हूँ कि किस चीज़ पे कितना खर्च करना चाहिए। अभी आप देखिए, जो मैंने आपको पढ़ के बताया है कि इंडोनेशिया में इस बात का विरोध हुआ कि सांसदों ने अपना वेतन बढ़ा लिया। इधर क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में विधानसभा की बड़ी भव्य इमारत बन गई, दिल्ली में पार्लियामेंट की इमारत और आसपास की और 2-4 इमारत, और उसको सेंट्रल विस्ता कहा गया था, कुछ कहा गया था। 20,000 करोड़ कितना उसके ऊपर खर्च हुआ। देश की आम जनता, देश की नीचे की 50% जनता का जो स्तर है जिंदगी का, उसके अनुपात में ही सरकार को अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। मैं भी देख रहा था किसी एक राज्य का, महाराष्ट्र का शायद, कितना 100 करोड़ या कितना 1000 करोड़ वहाँ के हाईकोर्ट पर खर्च होने जा रहा है, और इसको गर्व की बात माना जा रहा है कि ये हाईकोर्ट देश में सबसे आलीशान हाईकोर्ट रहेगा। जो म्यूनिसिपल कचरा भी ठीक से नहीं उठा पाता है, उसकी इमारत अगर मैं अपने शहर में, राजधानी रायपुर में देखूं, तो महल जैसी इमारत बनाई गई है, महल जैसी। कचरा नहीं उठ पा रहा है शहर में, इमारत महल जैसी है। आज की सरकार ने नहीं बनाई है, पहले की सरकार ने बनाई हुई है। सरकारों में निरंतरता चलती है, इसलिए मैं किसी एक सरकार को तोहमत नहीं दे रहा। ये जितनी बातें मैं गिना रहा हूँ, ये रमन सिंह की सरकार के समय की शुरू हुई, भूपेश की सरकार में जारी रही, और आज की विष्णुदेव साय की सरकार में इसमें से कई चीज़ों का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं लोकतांत्रिक सरकारों का हिमायती हूँ, इसलिए उनकी सावधानी के लिए उनको ये बिन मांगी सलाह दे रहा हूँ, नसीहत दे रहा हूँ कि अपने आप के ऊपर या अनुत्पादक, नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों पर सरकारों को उतना ही खर्च करना चाहिए जिससे लोगों में असंतोष पैदा ना हो। हमने बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मोरक्को, कई जगह देखा हुआ है। अरब स्प्रिंग में कई देश थे। अरब स्प्रिंग कोई
कोई हिंसा नहीं थी। अरब स्प्रिंग एक जन असंतोष का विस्फोट था अलग अलग देशों में। मैं चाहता हूं कि सरकारें अपने ऊपर फिजूल खर्ची न करें। मैं नहीं जानता कि संसद पे इतना खर्च करना चाहिए था कि नहीं, इतना आलीशान बनाना चाहिए था कि नहीं। गांधी का देश है, आप कहीं भी संसद बना लो, विधानसभा बना लो, कुछ भी कर लो, मजबूरी में गांधी को बिठाना पड़ता है वहाँ पे। उधर किसी धर्म उरम की प्रतिमा नहीं चल पाती, गांधी को ही बिठाना पड़ता है, जिसने पूरी जिंदगी एक धोती के 2 टुकड़े करके आधी धोती की लंगोटी जैसी पहन के पूरी जिंदगी गुजार दी। उससे ज़्यादा किफ़ायत की ज़िंदगी किसकी रही होगी। आप बैठाते गांधी को और खर्च कैसे करते हो? खर्च करते हो आप मुकेश अंबानी के घर के शादी जैसा। वो निजी आदमी है मुकेश अंबानी, वो और 10 गुना खर्च कर दे अपने बेटे के शादी पे, मुझको उसमें एतराज़ नहीं है। मैं उनसे कोई समाज सेवा की उम्मीद भी नहीं करता। अजीम प्रेम जी या दूसरे कोई दानदाता हैं, उनकी मैं ऐसी नारायण मूर्ति ऐसी उम्मीद भी नहीं करता मैं मुकेश अंबानी से। लेकिन सरकार जो कि जनता के पैसों पे ये करती है, जो कि मोरक्को में जनता के पैसों के, जनता के खजाने पे 10 अरब डॉलर फीफा पे खर्च कर रही है सरकार। जनता का असंतोष आपको पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे बढ़ते चलता है, बढ़ते चलता है, मन में धुआं घुटते रहता है, कब भभक पड़ता है आपको पता नहीं चलता। इसलिए लोकतांत्रिक सरकारों को, देश को, प्रदेश को, इन सब को जनता के बर्दाश्त को बार बार परखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। समझदार सरकारें वो रहती हैं जो जनता के बर्दाश्त को परखे बिना खुद होकर तौल ले अपने आप को कि क्या जरूरी है खर्च करना इस गरीब देश में। 80 करोड़ आबादी इस देश की, 5 किलो हर महीने उनको अनाज देना पड़ रहा है सरकार को, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि इसके बिना इनका पेट नहीं भरेगा। वहाँ पे इतनी महंगी संसद, इतनी महंगी विधानसभा, इतना महंगा कुंभ, इतनी महंगी सरदार पटेल की प्रतिमा, सब कुछ अपने आप के ऊपर सरकार अपनी मर्जी पे अपने ऊपर कितना बड़ा बड़ा खर्च करती है। क्या इनसे ये देश आगे बढ़ेगा? क्या देश में भूख से, कुपोषण से मरने वाले बच्चे क्या इससे आगे बढ़ सकेंगे? आप सरदार पटेल लौह पुरुष कहलाते थे, उनकी आपने जाने कितना 300 फीट या कितना 400 फीट कितने की आपने 3000 करोड़ या 3300 करोड़ की एक प्रतिमा बना ली। क्या उससे देश के बच्चों के बदन में लोहे की कमी दूर हो गई? खराब लगता है मुझको। मैं मोहन भागवत की बात के समर्थन में आज की ये पूरी बात कह रहा हूँ। मैं और मोहन भागवत कई मुद्दों पे आज एक जैसा सोच रहे हैं। बीजेपी के जो लोग मेरी आलोचना करने का सोचेंगे इसको लेकर, उनको मैं कहूँगा कि आप ध्यान से, आपने सुना नहीं होगा अभी तक शायद, मोहन भागवत की कल की कही हुई बातों को सुनिए आप। नक्सल इलाकों के बारे में भी जो उन्होंने कहा है उसको भी सुनिए। सरकार की संवेदनशीलता, उन्होंने अड़ोस पड़ोस के खतरे गिनाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ भी लोग जन असंतोष को भड़का सकते हैं। नक्सलियों ने और क्या किया था? जन असंतोष भड़काया था। मैं इस पे नहीं जा रहा हूं अभी कि आप राजनीति में पक्ष विपक्ष कौन से राजनीतिक दल के बारे में आप क्या हमला कर रहे हैं, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं। मैं ओछी राजनीति से परे की बात कर रहा हूं। आज मैं आम हिंदुस्तानी के हक की बात करने के लिए खड़ा हुआ। सोचिएगा आप, सरकार के किन फैसलों से जन असंतोष बढ़ता है। और जन असंतोष में आपको बतला सकता हूं, वो नीचे दबी हुई आग जैसा रहता है। जब तक वो भड़कती नहीं है ना, आपको पता भी नहीं चलता कि नीचे कुछ सुलग रहा है। आपको अपनी हरकत, अपनी हसरत, अपना घमंड, अपने सपने, इस पे काबू रखना चाहिए। गरीबों के इस देश में, ये गांधी का देश है। गांधी ने अपने ऊपर उससे अधिक खर्च शायद नहीं किया होगा जितना खर्च देश के सबसे गरीब के ऊपर होता था। शायद नहीं किया होगा उससे अधिक खर्च। गरीबी में, किफ़ायत में जीते थे।
या तो उसकी प्रतिमा हटा दो सब जगह से, संसद से हटा दो, सभी विधानसभाओं से हटा दो गांधी की प्रतिमा, फिर जिसका बिठाना है बिठा लो। अगर आपने नहीं सुना होगा तो मोहन भागवत जी की कल की कही हुई बातों को सुनिएगा। उन्होंने देश को सावधान किया है, सरकारों को सावधान किया है। सरकारें अधिकतर जो हैं उनकी विचारधारा की है, कम से कम उनको तो किफ़ायत बरतनी चाहिए। मोहन भागवत जी नागपुर में रहते हैं, अखबारों में पढ़ते होंगे, मुंबई में उनकी विचारधारा की सरकार है। वो राजनीतिक नहीं कहते अपने को, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उनकी विचारधारा की सरकार है। महाराष्ट्र की हाई कोर्ट की बिल्डिंग के लिए पता है आपको कितना पैसा सरकार ने मंजूर किया है? अभी 3750 करोड़ रुपया, 3750 करोड़ रुपए। मुझको ये रकम सुनते ही मुझको मराठवाड़ा के इलाकों के वो कुएं याद पड़ते हैं, जहाँ एक एक कुएं में उसकी दीवार पकड़ पकड़ के औरत नीचे उतरती है 100-200 फीट, और वहाँ से छोटे छोटे बर्तन से गुंड को भरती है, बाल्टी को भरती है, फिर रस्सी से उसको लोग खींचते हैं। वो औरत रोज जान पे खेल कर नीचे उतरती है। पानी के लिए आपके पास पैसा नहीं है, इंतजाम नहीं है। उसी मराठवाड़ा के यूनिसेफ की तस्वीरें आती है, आदिवासी बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, किसान वहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र का एक आंकड़ा और बतलाता हूँ आपको। पूरे देश में जितनी किसान आत्महत्या होती है उसकी 38.5%, 38.5% किसान आत्महत्या अकेले महाराष्ट्र में है। मैं और बतलाता हूं आपको, महाराष्ट्र में पी साईनाथ बड़े जर्नलिस्ट हैं, ग्रामीण रिपोर्टिंग करते हैं, खेती की रिपोर्टिंग करते हैं। मैं उनकी वेबसाइट देखकर बतला रहा हूं। हर दिन महाराष्ट्र में 10 किसान खुदकुशी कर रहे हैं, कम से कम 10 किसान। उन्होंने लिखा है 10 बरस में महाराष्ट्र में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है 10 बरस का। ये 10 बरस आप समझ रहे हैं ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मोदी सरकार के मातहत है, उसके आंकड़े हैं ये। देश भर में 3 लाख किसानों ने खुदकुशी की है, 3 लाख किसानों ने। अब मैं क्या आंकड़े आपको बताऊं? क्या हमको हजारों करोड़ के कुंभ की ज़रूरत है? क्या हमको हजारों करोड़ की प्रतिमा की ज़रूरत है? क्या 20,000 करोड़ की संसद की ज़रूरत है? मैं लोकतंत्र का हिमायती हूं, मैं जन असंतोष नहीं चाहता हूं किसी भी तरह का। इसलिए मैं तमाम सरकारों को, राजनीतिक दलों को, नेताओं को, अफसरों को आगाह करना चाहता हूँ, ठेकेदारों की बनाई हुई साजिशों में न पड़ें। वो कमाई दिखा देते हैं नेताओं को, अफसरों को, ठेकेदार, मत पड़िए उसमें। देश बहुत गरीब है। अनुत्पादक, नॉन प्रोडक्टिव शान शौकत पर, अपने अहंकार पर, अपनी आस्था पर जनता का पैसा खर्च मत कीजिए। इस देश में जनता बहुत गरीब है। 80 करोड़ जनता को सरकार 5 किलो चावल हर महीने इसीलिए दे रही है कि वो भूखी न सोए। आप 5 किलो चावल भी उसको दे रहे हो और आप 3750 करोड़ रुपए से, 4,500 करोड़ से महाराष्ट्र हाई कोर्ट की बिल्डिंग बना रहे हो। जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे उतना ज़्यादा एयर कंडीशनिंग का खर्च होगा, रख रखाव का खर्च होगा, कर्मचारी उतने ज़्यादा लगेंगे। हटा दो, राष्ट्रपिता के दर्जे से गांधी को हटा दो, फिर करो शान शौकत जितना करना है। कोई बहुत ज़्यादा लोग चाहते भी नहीं होंगे कि गांधी राष्ट्रपिता रहे, हटा दो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अरब स्प्रिंग को देखिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल को देखिए, मोरक्को को देखिए, इंडोनेशिया को देखिए, चिली को देखिए, बहुत सारे देश हैं। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है अनुत्पादक चीज़ों पर इतना बड़ा खर्च करना। बहुत गरीब है देश में, बतलाऊं आपको। दवाइयाँ मिलती नहीं हैं जांच के लिए। मेरे बगल में
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है सरकार का, मेरे बगल में, आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है। मेरा ज़्यादा लगाव उससे इसलिए है कि मेरे पिता का शरीर वहीं रखा गया था, उनके गुजरने के बाद बच्चों की पढ़ाई में काम आया होगा। वहाँ पर किसी साजिश के तहत लाखों करोड़ों रुपए का कोई नकली शव खरीद रहे थे, हंगामा हुआ तो उसको बंद हुआ। मत कीजिए ऐसा खर्च। उसी अस्पताल में लोगों के खाना पकाने को शेड नहीं है, हाई कोर्ट जवाब मांगते मांगते थक गया है। दवाओं का इंतजाम नहीं है, जांच के लिए महीनों बाद की तारीख मिल रही है, महीनों बाद की। एडवांस हार्ट केयर इंस्टीट्यूट सामने है हमारे, उसको देखता हूँ तो वहाँ दवाई नहीं है, उपकरण नहीं है, तो 8 महीने से ऑपरेशन नहीं हुआ, ऐसी खबर मैंने पढ़ी थी। अनुत्पादक कामों पे खर्च मत कीजिए, उससे जन असंतोष पैदा होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मोहन भागवत जी कह रहे हैं। भागवत जी की बात को ध्यान से सुनिए, आप शायद उनका सम्मान करते होंगे। मुझको आप निंदक या आलोचक मानकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन मेरी बातें जो हैं उनको मानिए, मेरे चेहरे को मत मानिए। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बातें कही हैं आज बिना दुर्भावना के, तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है। मैं गैर राजनीतिक बात कर रहा हूं, मैंने किसी पार्टी या सरकार का समर्थन या विरोध नहीं किया है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सरकारें तो आती जाती रहती है, आपकी ज़िंदगी आपको कुल एक बार के लिए मिली है। अगर दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसकी पट्टी नीचे बेल्ट बांध कर रखिए। दूसरी तरफ सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते हैं तो छोड़ दीजिए। ये 2 चीज़ों में आपको मौत का बहुत बड़ा खतरा रहता है, बिना हेलमेट चलना और मुंह में सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू रखना, पीना। इन दोनों में, दोनों तरह से अपनी ज़िंदगी बचाइए। फिर मिलेंगे।